हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. Okay, देखिए क्या है कि जो एयर है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, जो भी हम लोग रहते हैं, हम सभी के सभी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए हम एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो हवा देता है, एयर जो हमें चाहिए, ब्रीदिंग विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट सर्वाइव, और ये एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है। और जो सन रेज के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे भी हमें ये बचाता है। ओके, without this blanket of protection we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. Okay, देखिए क्या है कि अगर ये ब्लैंकेट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग बेक हो जाएंगे। जिस तरीके से केक ओवन में बेक होता है उसी तरीके से हम भी दिन के टाइम में सन की वजह से बेक हो जाएंगे। और अगर रात की बात करें तो रात में बहुत ज्यादा ठंड होगी जिससे हम लोग फ्रीज कर जाएंगे, जम जाएंगे हम सभी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मास ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, इसी की वजह से जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो रहने लायक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो अभी देखिए हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ ले, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, so do you know that the air we take in while breathing is actually the mixture of many gases? ठीक है, बहुत जो भी हम लोग ब्रीथ करते हैं वो गैस काफी सारे गैसेस के मिक्सचर से बना है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये दो मेन गैसेस हैं जो जो सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कौन सी दो गैसेस? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये हैं तो एटमॉस्फेयर में, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। The pie chart gives you the percentage of different constituent of air. ठीक है, ये 4.1 जो हमारा ये पाई चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना कम है, 0.03%, ऑर्गन का कितना है 0.93, एंड बाकी की ये सारी अदर जो डस्ट पार्टिकल्स आ गए जो भी है वो सारा ऑल अदर्स के अंदर आ गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार नाइट्रोजन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो ये ब्लू बॉक्स दिया हुआ है इसे एक बार थरली पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो हीट रेडिएट होती है अर्थ से वो ट्रैप हो जाती है। और इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, और इस ग्रीन हाउस गैस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, बाहर सन से जो भी रेज आती हैं, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे इंसुलेशन और ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जो सन रेज आती हैं उसमें से काफी ज्यादा तो बाहर चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अंदर रह जाती हैं। और ये जो ये एटमॉस्फेयर है ये कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। बेसिकली इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो दिन में हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है, रहने लायक बेरेबल होता है, मतलब इतना भी नहीं जैसे ज्यादा गर्मी, खैर आजकल तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, वो इस वजह से पड़ रही है। यही हम अभी पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जो इसके अंदर टर्म दी हुई है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर अनबेरेबल हो गया है। ठीक है, however when its level in the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This
दिस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए क्या है कि वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत यूजफुल है अगर देखा जाए, क्योंकि ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है जो भी हीट अर्थ से रेडिएट होती है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो बेरेबल हो जाता है, हम लोग रह पाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज कर रही है, कार से बहुत ज्यादा हमारा जो स्मोक रिलीज होता है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और जो हमारे बेसिकली जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस causing flood in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. देखिए क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ये पानी है नियर बाय जो रिवर्स है, ओशन वहां पहुंच रहा है, और बेसिकली जो कोस्टल एरियाज है, नियर बाय एरियाज है, वहां पे फ्लड आ जा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर ये चीजें नहीं रोकी तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है क्लाइमेट में, इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर जो हमारी सबसे पहली गैस है जो सबसे ज्यादा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, विच इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये मिलती है एयर में। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन, हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं हमारे लंग्स के अंदर, बाद में इसको एक्सहेल निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते नाइट्रोजन। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, ठीक है। एक बैक्टीरिया का मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, काफी आप में से काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो बेसिकली जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में होता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स इजीली इसको ले पाते हैं, ठीक है। ओके, देन जो हमारी अगली गैस है जो अवेलेबल है आफ्टर नाइट्रोजन, इट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग एयर से लेते हैं ऑक्सीजन को जब हम सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमारे पेड़ काटने की वजह से ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए एंड ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स व्हिच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उतना प्लांट्स उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट ये जो बैलेंस है ये अब सेट हो चुका है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस हम लोगों की वजह से, जैसे हम लोग फ्यूल्स वगैरह बर्न कर रहे हैं, कार्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल, इसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो चुका है। पोल्यूशन इंक्रीज हो चुका है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ चुका है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो चुका है। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate, ठीक है। तो
So now before moving on to the next page, यहाँ पे एक blue box दिया हुआ है, इस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं. When air is heated, the air it expands and becomes lighter and goes up. ठीक है, तो जो गर्म एयर होती है, वी ऑल नो, ये जब इसको हवा जब गर्म होती है तो एक्सपैंड करती है, लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है. और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है और डेंस होती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है. ठीक है, तो होता क्या है, देखिए ये बेसिकली हमारी गर्म हवा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है और नियर बाय से जो कोल्ड एयर है ये इधर की तरफ आ रहा है. ठीक है, ये एक तरीके से जो एयर सर्कुलेशन है ये हमारा चल रहा है. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को जो ये एयर सर्कुलेशन वाला है, आप पानी गर्म करके भी देख सकते हैं. ठीक है, क्या होगा कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो जो गर्म पानी है नीचे से वो ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा पानी है जो नियर बाय है वो नीचे आएगा. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है, आप इसको करके देख सकते हैं. सेफली इसे कीजिएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. और अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 स्फेयर में. तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, तो एक बार हम डायग्राम पहले देख लेते हैं इसको पढ़ने से पहले. तो जो सबसे पहली लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर और सेपरेट कर रहा है ट्रोपोपॉज. ठीक है, देन मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट कर रहा है स्ट्रेटोपॉज. ओके, next we have थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट कर रहा है मीजोपॉज. एंड देन आफ्टर थर्मोस्फेयर वी हैव एक्सोस्फेयर. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला स्फेयर विच इज ट्रोपोस्फेयर. ओके, जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की विच इज ट्रोपोस्फेयर. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. ठीक है, इसकी हाइट आपको याद रखनी है, इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर. एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जो हवा, ठीक है, हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी यही मिलती है. जितने भी वेदर के फिनोमिना है जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग, हेल स्टॉर्म, वो सारे ही इस लेयर में होते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन जो हमारा अगला लेयर है इट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की जस्ट अबव है. इसकी हाइट कितनी है 50 किलोमीटर. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्लाउड्स नहीं होते हैं, जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो यहाँ पे नहीं होते हैं. तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन मिल जाती है एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए. ठीक है, one most important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ठीक है, जो हम ओजोन लेयर की बात करते हैं वो भी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. So we have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे जो भी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो प्रोटेक्ट जो नहीं आ पाती हैं वो बेसिकली ओजोन लेयर की वजह से नहीं आ पाती हैं. ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, इन सभी हार्मफुल गैसेस से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. और ये ओजोन लेयर हमें कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर. ओके, नाउ आवर थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर. ओके, मीजोस्फेयर में देखिए दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, थर्ड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है एंड इसकी हाइट कितनी है 80 किलोमीटर. एंड जो मेटेओरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी लेयर में आके बर्न कर जाते हैं. ठीक है, जैसे ही वो एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो मीजोस्फेयर में आके बर्न कर जाते हैं. तो आप लर्न कर सकते हैं एम फॉर मीजोस्फेयर, एम फॉर मेटेओरॉइड्स. तो मेटेओरॉइड्स कहाँ पे बर्न होते हैं, मीजोस्फेयर में. ओके, देन आवर फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. ठीक है, अब थर्मो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर रिलेटेड कुछ होगा. तो इस लेयर के अंदर, इस स्फेयर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ता है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है. एंड आयनोस्फेयर जो है वो भी इसी लेयर का पार्ट है. ठीक है, आयनोस्फेयर. देन it extends between
इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कितनी हाइट है, बेसिकली 80 to 400 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है। एंड दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो भी रेडियो वेव्स बेसिकली ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द अर्थ, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ की तरफ इस लेयर से। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज नोन एज एक्सोस्फेयर। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर और इसे हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। देखिए एग्जिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट वाली ये जो है ये लेयर होगी। एंड ये लेयर बहुत ज्यादा ही थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और जितनी लाइट गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, वो यहाँ से स्पेस में फ्लोट करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now we'll move on to our next topic and it is weather and climate. Okay, तो सबसे पहले, is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control norms. वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए बेसिकली जो वेदर होता है, जो वो घंटे आर टू आर हो गया या फिर डे टू डे का जो भी एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है वो बताता है। ठीक है, जैसे कि अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में बी वन irritable, a pleasant and breezy weather may be one cheerful and even plan for a outing। देखिए क्या होगा अगर मौसम अच्छा होगा, अगर वहाँ पे देखिए ज्यादा गर्मी होगी तो आप नहीं बाहर जाना चाहोगे, ह्यूमिड होगा, चिपचिपाहट होगी, आप नहीं बाहर जाना चाहोगे कहीं घूमने। लेकिन अगर अच्छा वेदर होगा तो आपका भी मन करेगा बाहर घूमने फिरने का। Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. ठीक है, now do you understand why we have daily weather forecast? देखिए weather क्या होता है, वो basically day to day phenomena है। लेकिन अगर हम climate की बात करें तो climate काफी लंबे समय, बेसिकली आप मान लें अप्रॉक्स 30 to 35 ईयर्स का अगर हम एवरेज निकालें तब जाके क्लाइमेट निकलता है। एंड वेदर वो डे टू डे होता है। ठीक है, और कैसे हमें डे टू डे वेदर का पता लग जाता है? हम लोग आजकल देखिए वेदर फोरकास्ट सब कुछ डिजिटल है, तो फोन पे भी या फिर वेदर फोरकास्ट तो आता ही है। So now our next topic is temperature. Okay, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. ठीक है, जो भी आप डे टू डे में टेम्परेचर आप कहते हैं कि बहुत गर्मी है या आज थोड़ी सर्दी है, तो ये आप जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आप उसको फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ओके, आप अगर आपसे अगर डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप बता सकते हैं कि कितना डिग्री कोई चीज जो हमारा एयर है वो हॉट है या कितना डिग्री कोल्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. ठीक है, देखिए क्या है कि टेम्परेचर सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में नहीं चेंज होता, ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे समर्स बेसिकली हॉटर होते हैं विंटर्स से। ठीक है, an important factor influence the distribution of temperature is insolation. ठीक है, insolation is the incoming solar energy इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम लोगों का अर्थ का जो भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली इंसुलेशन पर डिपेंड करता है। और इंसुलेशन क्या होता है कि कितना जो सोलर एनर्जी है वो अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और हमें पता है जैसे ये हमारा अर्थ है और ये टिल्टेड है। ठीक है, सन से जो रेज आती है वो बेसिकली इक्वेटर पे ज्यादा आएंगी और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे पोल की तरफ वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो इंसुलेशन है वो अर्थ इक्वेटर पे ज्यादा होगा एंड जैसे पोल की तरफ जाएंगे वो इंसुलेशन कम हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। देयरफॉर the temperature decreases in the same manner. ठीक है, now do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high it would become too warm for some crops to grow. देखिए क्या है
ये पोल्स बेसिकली स्नो से क्यों कवर्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सन की रेज है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। नाउ द टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। सिटीज का टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे व्हीकल्स ज्यादा चलती हैं, ठीक है। पोल्यूशन लेवल ज्यादा है व्हीकल्स होने की वजह से, भीड़ ज्यादा है सिटी के अंदर, ठीक है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स, और ये भी रीजन है, द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग एंड द एस्फॉल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, ठीक है। जो बिल्डिंग्स में मेटल्स यूज है, कंक्रीट यूज है, ठीक है, और रोड्स के अंदर जो भी मटेरियल हमारा यूज है, ये बेसिकली दिन के टाइम पे हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, और रात में ये जो हीट है वो रिलीज करते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। और देखिए सिटीज में क्या होता है कि बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो ये क्या करती है, जो वार्म एयर है उसको ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं निकलने देती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर विच इज सेल्सियस, वी ऑल नो, ठीक है। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। On the scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius। तो ये टेम्परेचर के बारे में आप ये याद रखना, ठीक है। Now our next topic is air pressure, okay। You will be surprised to know that air above us presses with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all the direction and our body exerts counter pressure। देखिए क्या होता है कि जो एयर होती है वो हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, लेकिन हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हर तरफ से हमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर डालती है, और उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी एक्सर्ट करती है, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। एयर प्रेशर क्या है कि कितना प्रेशर जो वेट ऑफ एयर है वो अर्थ सरफेस पे एक्सर्ट कर रही है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना पहाड़ों में बेसिकली, या फिर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि प्रेशर हमारा गिरेगा। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर हमारा कम होगा, ठीक है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at given places. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This area creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy skies and wet weather। देखिए क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है हमारा एयर प्रेशर, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस है। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, एयर हमारी हीट होगी, राइज होगी, वहां पे जो एरिया है वो लो प्रेशर होगा, ठीक है। और अगर, ठीक है, जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहां पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, ठीक है। सो एरिया हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो वहां पे जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो कम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जिन एरियाज में टेम्परेचर लो है, ठीक है, वहां पे एयर कोल्ड होगी, तो कोल्ड एयर हैवी होती है, तो हैवी एयर ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज, ठीक है। जहाँ पे क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, एंड जहाँ पे क्लियर एंड सनी स्काई होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा, ओके। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। वी ऑल नो, ये तो बहुत ही बेसिक है कि कोई भी चीज है वो हाई टू लो जाएगी, तो सिमिलरली एयर भी हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, ओके। अब एक बार यहाँ पे ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर, ठीक है। मून पे वी ऑल नो कुछ एयर है ही नहीं, तो वहां पे एयर प्रेशर भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। If they do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronaut would make the blood vessel burst and astronaut would bleed, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि जितना एयर हम पे प्रेशर डालती है उतना ही काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी भी डालती है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वी ऑल नो मून में
कुछ भी एयर नहीं है, ना ही एयर प्रेशर होगा, एयर है नहीं है तो एयर प्रेशर तो होगा ही नहीं। तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट्स दिए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो सूट्स नहीं पहनेंगे तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है, और उनको ब्लीडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि जो काउंटर प्रेशर है उसको भी रोकना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंड, ठीक है। तो पहले विंड को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये डू यू नो देख लेते हैं। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। फॉर एग्जांपल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसका भी यूज होने वाला है कि डायरेक्शन से, अगर कोई हवा वेस्ट की तरफ से चल रही है तो उसको हम वेस्टर्ली बोलेंगे, ईस्ट की तरफ से चल रही है तो ईस्टर्ली बोलेंगे। अब इसका हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ओके। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind, ठीक है। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavements or uproots trees during the storm, ठीक है। जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे उनको उड़ाता है, या फिर जब बहुत तेज हवाएं आती है ट्रीज भी निकल जाती हैं जड़ों से। समटाइम्स व्हेन द विंड blows gently you can see it's blowing away smoke or fine dust, ठीक है। At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it, ठीक है। कई बार तो बहुत ही अच्छी हवा चलती है, कई बार इतनी ज्यादा तेज होती है कि आप चल नहीं पाते उसमें। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day, कि आप एक छाता भी नहीं पकड़ सकते हैं जब एक windy day होगा। Think of some other examples when winds have created problems for you, ठीक है। तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल सोचिए कि जब विंड्स ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। Now we'll study about winds types, okay। Wind can be divided broadly into 3 types, ठीक है। विंड के कितने टाइप्स है, बेसिकली 3 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहला है परमानेंट विंड, ठीक है। देखिए परमानेंट विंड में क्या है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज हो गई, ये हमारे परमानेंट विंड्स हैं और ये थ्रू आउट द ईयर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करते रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ठीक है। ये वेस्टर्लीज है, ये भी यहाँ पे वेस्टर्लीज है, देन ईस्टर्लीज एंड यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। देन वी हैव सीजनल विंड्स, ठीक है। winds change their direction in different season. For example monsoon in India, कुछ wind seasonal होती है और हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है monsoons, ठीक है। Then local winds, these blow only during a particular period of day or year in a small area, ठीक है। पर्टिकुलर एक दिन में या एक बार या फिर पूरे एक साल में कोई या पर्टिकुलर एरिया में ये ब्लो करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज जो दिन या रात के टाइम पे होते हैं, या फिर नदर्न प्लेन्स है जो इंडिया में, वहां पे गर्मियों के टाइम पे हॉट एंड ड्राई लोकल विंड जिसे हम बोलते हैं लू, ये ब्लो करती है, ओके। तो ये जो बेसिकली चार्ट है ये है मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, ठीक है। अभी आपको इस क्लास में इसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन आने वाली क्लासेस में आप इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तो ये उसका एग्जाम्पल दिया है और साइक्लोन से देखिए कितना ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। ये इंडिया का ही है, सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था 17 to 18 अक्टूबर 1999, ठीक है। और न्यूज में काफी आते रहते हैं साइक्लोन्स के बारे में न्यूज, ओके। Next topic is moisture, okay। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor, ठीक है। जब पानी evaporate होता है लैंड से या फिर किसी भी water body से, तो वो water vapor में convert होता है। Moisture in the air at any time is known as humidity, और किसी भी टाइम पे अगर एयर में मॉइस्चर है, नमी है, उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, ओके। व्हेन एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिडिटी, ठीक है। जब वाटर वेपर है, काफी ज्यादा नमी है, जो कि बेसिकली बारिश के टाइम पे होती है, तो हम उसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी। As air gets warmer, its capacities to hold water vapor increases and so it becomes more and more humid,
ठीक है। देखिए क्या होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो वाटर वेपर की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए गर्मियों में ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दी पानी इवेपोरेट होता है, क्योंकि जो हमारे वाटर वेपर्स है उनकी कैपेसिटी जो एयर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वाटर वेपर को होल्ड करने की। ओके, तो यहाँ पे भी बताया गया ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, जब क्या होता है कि जब ह्यूमिड डे होता है तो उस टाइम पे कपड़े भी जल्दी नहीं सूख पाते, इवन हमें पसीना आता रहता है, हम लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. ठीक है, जब वाटर वेपर राइज हो जाता है वो ठंडा होने लगता है, एंड इट कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जब कंडेंसेशन होती है तो वी ऑल नो वाटर वेपर वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड्स आर जस्ट masses of such water droplets. ठीक है, when these droplets of water become too heavy to float in air, then they come डाउन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि जो क्लाउड है वो बेसिकली मास है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स का, और जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, और ये नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाता, तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है पानी का किसी भी फॉर्म में नीचे आना। ठीक है, नाउ देखिए आगे, jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engine condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air, more movement to disturb it. ठीक है, देखिए जब जेट प्लेन्स हमारे स्काई में फ्लाई करते हैं तो पीछे एक वाइट ट्रेल सी बन जाती है, ठीक है, धुएं की वजह से बेसिकली। तो वो क्या होता है, वो धुआं एक्चुअली वो मॉइस्चर होता है इंजन का, ठीक है, वो कंडेंस हो जाता है और वो तब तक रहता है, देखिए हमें काफी टाइम तक वो विजिबल रहता है, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है अगर उसके पीछे कोई भी या मूवमेंट नहीं हो रही या कोई और जो भी है एयरप्लेन या कुछ नहीं है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पानी का किसी भी फॉर्म में नीचे आना। ठीक है, जो पानी होता है जब वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आए उसको हम रेन बोलते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ठीक है, ज्यादातर जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर की वजह से ही फुलफिल हो पाता है। ठीक है, एंड प्लांट्स हैं वो पानी को प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर जैसे पहाड़ है वहां से हम पेड़ का कट कर दें तो जो भी रेन वाटर होगा वो इन बेयर माउंटेन से, ठीक है, फ्लो करके नीचे आएगा, और नीचे जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे क्या हो जाएगी, फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रेनफॉल को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। And rainfall is very important for सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रेश वाटर भी ला प्रोवाइड करती है सर्विस को। और देखिए ऐसा भी अगर रेनफॉल कम होगी तो वाटर स्कार्सिटी होगी और वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमारे पास कौन से हैं, स्नो, स्लीट एंड हेल। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।